नमस्कार साथियों, आज से अपन नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी व्यवसाय प्रबंध आज से स्टार्ट करेंगे। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑडिट और इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट करवा दी है। इसके पश्चात आज नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, व्यवसाय प्रबंध। साथियों, अपन जो पिछले साल 2016 में एग्ज़ाम आयोजित हुआ था 4 अक्टूबर 16 को, उसमें जो व्यवसाय प्रबंध के संबंध में क्वेश्चन आए थे उनको आज अपन हल करेंगे, उनका आंसर जानेंगे और उसके पश्चात में अपन चैप्टर वाइज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज से ही। तो साथियों, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल आरजे चांद अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए हम इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करते रहेंगे। तो साथियों, पहले क्वेश्चनों को हल करते हैं कि जो क्वेश्चन आए थे किस प्रकार उनका लेवल था, कैसे क्वेश्चन आए थे और आगामी भविष्य में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। और जो ये क्वेश्चन आए थे वो 26 से लेकर 50 नंबर तक व्यवसाय प्रबंध के क्वेश्चन आए थे। इन्हें टोटल 25 क्वेश्चन आए थे। देखते हैं इनका आंसर, राइट आंसर क्या होगा। देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन है, ऐसे विज्ञापन जो एक व्यवसाय से अन्य व्यवसाय के लिए निर्देशित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखो ऑप्शन में दे रखा है, खुदरा विज्ञापन कहते हैं या व्यापारिक विज्ञापन, उपभोक्ता विज्ञापन या प्रदर्शन विज्ञापन। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऐसे विज्ञापन जो एक व्यवसाय से अन्य व्यवसाय के लिए निर्देशित होते हैं उन्हें व्यापारिक विज्ञापन कहा जाता है। क्या अपन इसका आगे चैप्टर वाइज डिटेल में टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। व्यापारिक विज्ञापन क्या होता है, खुदरा क्या होता है, उपभोक्ता विज्ञापन क्या होते हैं, प्रदर्शन विज्ञापन क्या होता है, इन चीज़ों का डिटेल वाइज अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी अपन मोटा मोटा पेपर हल कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापारिक विज्ञापन कहा जाता है ऐसे विज्ञापनों को। अगला है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित राज्य आयोग कितने मूल्य तक की वस्तुओं या सेवाओं और मुआवजे की शिकायतों को स्वीकार कर सकता है। तो साथियों, ये उपभोक्ता अधिनियम 1986 वाला नियम है, लेकिन जो अभी लेटेस्ट 2019 में नया उपभोक्ता अधिनियम आ गया है, अपन उसके बारे में पढ़ेंगे, 86 के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 86 के बारे में बता रखा है। तो इसमें देखते हैं, 5 लाख से 1 करोड़, 10 लाख से 2 करोड़, 20 लाख से 1 करोड़, 50 लाख से 2 करोड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 लाख से 1 करोड़ तक, यानी 1 करोड़ 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक मुआवजों की शिकायतें, मुआवजा लेने के लिए शिकायत स्वीकार कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्य आयोग। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी भर्ती और चयन प्रक्रिया हमेशा यह सुनिश्चित करेगी, यानी जो एक प्रभावी भर्ती संस्था की कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो भर्ती की जाती है वो चयन प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो उसका क्या उद्देश्य होता है, क्या मोटा होता है, देखते हैं। पहला तो है ऑप्शन में, उच्च श्रम आवर्त में कमी या अनुकूलतम लागत और उच्चतम क्षमता के व्यक्ति उपलब्ध कराना, बीमारी और अभाव की स्थिति में अधिशेष की व्यवस्था करना, संगठन में नए रिक्त को प्रोत्साहित करना, या नई रिक्ति संगठन में नए रक्त को प्रोत्साहित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी भी संस्था की भावी आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए कर्मचारियों की भर्ती की जाती है तो उसका मेन मोटो होता है अनुकूलतम लागत एवं उच्चतम क्षमता के व्यक्ति उपलब्ध कराने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है, समन्वय के निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था। देखते हैं, जो ये समन्वय के सिद्धांत दिए गए थे इन सिद्धांतों को किस किसने प्रतिपादित किया था। दोस्तों, अपने इस समन्वय का एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें आपको सब डिटेल वाइज परिभाषा, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, जो प्रतिपादन किसने किया। देखते हैं कि आरंभिक अवस्था में आरंभ करने का सिद्धांत, निरंतर प्रक्रिया का सिद्धांत, प्रत्येक संपर्क का सिद्धांत, परस्परता का सिद्धांत, ये किस प्रबंध शास्त्री द्वारा दिया गया था। ऑप्शन में दे रखा है, मेरी पार्कर फोलेट, हेनरी फ्योल, एफ.डब्ल्यू. टेलर, विलियम ओची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरी पार्कर फोलेट। ये प्रसिद्ध विद्वान थे, प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री थे, इनके द्वारा ये सिद्धांत दिए गए थे। अपन जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें हर चीज़ें पढ़ेंगे कि हेनरी फ्योल द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया, एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा कौन सा दिया गया और विलियम ओची द्वारा कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे, उनका विस्तार से अध्ययन आगे करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, विभागीय अध्यक्षों, पर्यवेक्षकों और सह कामगारों के मध्य समन्वय को जाना जाता है। जो विभाग के अध्यक्ष होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं और जो कोवर्कर्स होते हैं उनके मध्य जो कोऑर्डिनेशन अपनाया जाता है वो किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन में दे रखा है, क्षैतिज समन्वय के रूप में, लंबवत, प्रबंध या स्टाफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल रूप में कोऑर्डिनेशन होता है, यानी क्षैतिज समन्वय होता है। पहला आंसर हो जाएगा इसका।
अगला क्वेश्चन है, विज्ञापन एक प्रभावशाली संवहन शक्ति होता है और यह एक प्रमुख क्रिया भी है। अब देखते हैं जो विज्ञापन दिया जाता है वो प्रभावशाली संवहन शक्ति कैसे होता है कि जिसे वस्तुओं का जो प्रोडक्शन किया जाता है वो अधिकाधिक मात्रा में ग्राहकों को आकर्षित करता है, जिससे उनकी बिक्री होती है। तो ये देखते हैं किस प्रकार की प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन दे रखा है संवेदन मिश्र की, संवेदन नियंत्रण की, संवेदन ग्रुप की और संवेदन माध्यम की। साथ में इसका राइट आंसर हो जाएगा संवर्धन मिक्स की। प्रमोशन मिक्स के अंतर्गत ये कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुचित व्यापारिक परंपराओं जैसे अप्रामाणिक उत्पाद, मिलावट और कपटपूर्ण कीमत निर्धारण आदि को दूर करने का निम्न में से एक प्रयास कौन सा है। यानी ये जो अप्रमाणिक मिलावट की जाती है, कपटपूर्ण कीमत निर्धारण की जाती है, इनको दूर करने का प्रयास क्या कहलाता है। देखिए साथियों, ऑप्शन में दे रखा है संरक्षणवाद, उपभोक्तावाद, उपभोक्ताओं का समूह, उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंज्यूमरिज्म यानी उपभोक्तावाद। साथियों, इसका उपभोक्ताओं की भलाई करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसलिए इसे उपभोक्तावाद कहते हैं। उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन नहीं हो तो इसे उपभोक्तावाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे परिसर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण आगंतुक ग्राहक होता है, यह कथन किस द्वारा कहा गया था। साथियों, ये तो आपको याद रखना होगा, जब अपन चैप्टर में स्टार्ट करेंगे सब चीज़ें बताएंगे आपको। तो इसका तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ये कहा गया था महात्मा गांधी द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था साथियों, ये महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1962 में उपभोक्ता अधिकारों की व्याख्या विस्तृत रूप में किसने की। यानी जो वर्ष 1962 था उसमें उपभोक्ता अधिकारों की विस्तृत रूप से व्याख्या किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति मिस्टर जॉन एफ कैनेडी द्वारा किया गया था। जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, उसके द्वारा व्याख्या विस्तृत रूप में की गई थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, निम्न में से सही कथन का चुनाव कीजिए। लेकिन अपन को सही कथन का चुनाव करना है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, अनुशासन वह होता है जिसे नेतागण बनाते हैं, ये FW टेलर द्वारा कहा गया। अगला, अनुशासन प्रक्रियाओं में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अनुकरण नहीं होना चाहिए। अगला है, कुछ सीमा तक अनुशासित कर्मचारी और स्वयं अनुशासित कामगार अभिप्रेरण के स्थानापन्न होते हैं, निपुणता वाला पर्यवेक्षण अनुशासनहीनता का कारण होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्या हो जाएगा, 3 नंबर। क्योंकि कुछ सीमा तक अनुशासित कर्मचारी और स्वयं अनुशासित कामगार अभिप्रेरण के स्थानापन्न होते हैं। ये ऊपर वाली परिभाषा दी गई थी, FW टेलर द्वारा नहीं दी गई थी, इसलिए आंसर गलत है। इसका राइट आंसर 3 वाला ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल गर्म स्टोव छूने और अनुशासन के नियमों का उल्लंघन करने के बीच अनुरूपता सुझाई थी। यानी जो लाल गर्म स्टोव वाला नियम था वो नियम किस प्रबंध शास्त्री द्वारा दिया गया था। तो यह नियम डगलस मैकग्रेगर द्वारा दिया गया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखें, यानी आपको यह सब चीज़ें बताई जाएगी। जो डगलस मैकग्रेगर था उसने ये लाल गर्म स्टोव वाली सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आलसी उद्यमी वे होते हैं जो टिके रहते हैं। जो आलसी उद्यमी होते हैं वो उनकी क्या विशेषताएं होती है, उनकी क्या कमियां होती है, देखते हैं। सरकार के नवाचार तथा विचारों पर, दूसरों की जीत पर, वातावरण के घटकों पर, दूसरों के परिश्रम पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरों के परिश्रम पर आलसी उद्यमी टिके रहते हैं। जो दूसरे परिश्रम करते हैं उसके हिसाब से वह निर्णय बाद में लेते हैं, इसलिए उनको आलसी उद्यमी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अब कथन स्टेटमेंट दे रखा है, उसमें देखते हैं कि 2 कथन दे रखे हैं, ए और बी। इस तरीके से क्वेश्चन आने के चांसेस आपके कि इनमें से कौन से कथन सही है या कौन सा गलत है, या इनमें से कौन ए सही है या बी सही है या दोनों सही। देखते हैं, उद्यमी औद्योगिक विकास के बीज होते हैं। पहला कथन तो ये दे रखा है। अगला है, उद्यमी निरंतर रूप से उपयोगिता की सृष्टि नहीं करते हैं। तो निम्न कथनों में से इन कथनों के बारे में सही चुनाव कीजिए। तो देखिए साथियों, इसमें यह है कि उद्यमी, पहला वाला क्वेश्चन है, उद्यमी औद्योगिक विकास के बीज होते हैं। जो उद्यमी होते हैं औद्योगिक विकास के बीज होते हैं, क्योंकि वो ही व्यापार को शुरू करते हैं, उनका स्टार्टअप करते हैं और उनमें पूंजी लगाते हैं, उनका संचालन उनके द्वारा ही किया जाता है, इसलिए वो औद्योगिक विकास के बीज होते हैं। यानी धरातल पर लाने का कार्य उद्यमी द्वारा ही व्यापार को किया जाता है। और अगला है, उद्यमी निरंतर रूप से उपयोगिता की सृष्टि नहीं करते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि उद्यमी निरंतर रूप से अपने व्यापार की उपयोगिता को जीवित रखते हैं। जीवित रखने के लिए वो कार्य निरंतर रूप से करते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
केवल बी, सॉरी ए, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। अब बात करते हैं आगे 39 नंबर क्वेश्चन की। व्यावसायिक वित्त के स्रोत का निर्धारण अधिकतम किफायती तरीके से करना है, यानी ये क्या कहलाता है? यानी प्रबंध द्वारा नियोजन का कार्य कहलाता है, या प्रबंध द्वारा पूंजी बजटीकरण, प्रबंध का वित्त कार्य, प्रबंध का निवेश कार्य। तो साथियों, जो व्यावसायिक वित्त के स्रोत का निर्धारण अधिकतम किफायती तरीके से करना होता है, वो प्रक्रिया प्रबंध का वित्त कार्य कहलाती है। यानी प्रबंध के वित्त से संबंधित ये कार्य होता है, इसलिए इसे प्रबंध का वित्त कार्य कहा जाता है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। कीथ डेविस, जब ये प्रबंध शास्त्री है, कीथ डेविस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संचार में अवरोध नहीं है? यानी जो कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन है, संचार का आपका चैप्टर है कम्युनिकेशन, उसका टॉपिक में से क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखते हैं, संचार में बाधा नहीं है, अवरोध यानी बाधा नहीं है। भौतिक अवरोध, प्रौद्योगिक अवरोध, व्यक्तिगत अवरोध, भाषाई अवरोध। तो जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसमें कई प्रकार के बैरियर्स आते हैं, उनमें से कौन सी बाधा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिकी अवरोध। यानी जो टेक्निकल बैरियर्स होती है वो बाधा नहीं होती है। उसके अलावा भौतिक अवरोध भी हो सकता है, व्यक्तिगत अवरोध भी हो सकता है, यानी मनमुटाव आपसी जो भी कारण हो, भाषाई अवरोध हो सकता है, कोडिंग डिकोडिंग का हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्या हो जाएगा? प्रौद्योगिकी अवरोध, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। साथियों, इन चीज़ों को अपन विस्तार से पढ़ेंगे, आपको एक एक चीज़ टॉपिक वाइज पढ़ाई जाएगी। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मचारी अनुशासन का एक उद्देश्य है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्मचारी का अनुशासन का एक उद्देश्य होता है? ऑप्शन दे रखा है, लक्ष्य उपलब्धि, कर्मचारी व्यवहार बदलना, औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देना, और ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये सभी, क्योंकि ये सभी चीज़ें एक अनुशासित कर्मचारी में होनी चाहिए। इन लक्ष्य की उपलब्धि होनी चाहिए, कर्मचारी व्यवहार को बदलने की समय परिस्थिति के हिसाब से होनी चाहिए, औद्योगिक संस्था को बढ़ावा देने के लिए होनी चाहिए, आदि चीज़ें एक सभ्य अनुशासित कर्मचारी में होनी चाहिए। आगे बात करते हैं 42 क्वेश्चन की। प्रगतिशील अथवा सुधारात्मक अनुशासन के तहत एक कर्मचारी को अनुशासित करने में प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई का सामान्य अनुक्रम होगा। यानी जो प्रगतिशील या सुधारात्मक अनुशासन के तहत जो एक अनुशासित कर्मचारी को प्रबंधन द्वारा जो कार्रवाई दी जाती है, करवाई जाती है, वो सामान्य किस अनुक्रम या किस श्रेणी क्रम में होगी? देखते हैं। ऑप्शन दे रखा है इसमें, ये 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इसका राइट आंसर होगा 1। क्यों होगा मैं बताता हूँ आपको। तो पहले तो क्या, कर्मचारी को अनुशासन बनाए रखने के लिए पहले तो मौखिक चेतावनी देनी होती है। क्या देनी होती है? मौखिक चेतावनी। अगर वो मौखिक चेतावनी से नहीं सुधरता है तो उसको फिर बाद में लेटर दिया जाता है, लिखित चेतावनी दी जाती है। अगर वो लिखित चेतावनी से भी नहीं समझता है तो उसको सस्पेंड किया जाता है, और उसके पश्चात उसको सेवा से निष्कासित कर दिया जाता है। ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, ये पराक्रम में लिखित अधिनियम लागू किया गया था। साथियों, इस क्वेश्चन में काफ़ी विवाद हुआ था, लास्ट में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। तो ये पराक्रम में लिखित अधिनियम की बात कह रहा है, तो इसमें ये अधिनियम 81 में बनाया गया, लागू 82 में हुआ। तो इन सब चीज़ों में कन्फ्यूजन था, तो इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। आगे बात करते हैं 44 की। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत निवारण एजेंसी कौन सी है? देखिए, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम होता है उसके अंतर्गत 3 स्तर होते हैं। एक तो जिला उपभोक्ता, एक राज्य उपभोक्ता आयोग, और राष्ट्रीय आयोग होता है। तो इनमें राइट आंसर हो जाएगा 4th, यानी ये सभी चैनल इनमें शामिल होते हैं। ठीक है साथियों, अब आगे बात करते हैं 45 क्वेश्चन की। एक बैंकिंग व्यवसाय की साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये क्वेश्चन 2011 वाली भर्ती में भी आया था। तो एक बैंकिंग व्यवसाय में जो साझेदारी की जाती है साझेदारों द्वारा, उसमें अधिकतम 10 कर्मचारी हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 10 कर्मचारी साझेदार हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा नैतिक दर्शन लोगों की सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ा अच्छा करना चाहता है? यानी इसमें ऑप्शन दे रखा है, परिणामवाद, उपयोगितावाद, अहम भाव, इगोइज्म, और नैतिक वृत्तिवाद, एथिकल फॉर्मलिज्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जो नैतिक दर्शन के लिए एथिक्स अपनाई जाती है, सबसे बड़ा अच्छा करना चाहता है तो वो होता है उपयोगितावाद, यानी यूटिलाइज करके उन चीज़ों को मैक्सिमम प्राप्त कर सकता है।
इसमें अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय के सामाजिक दायित्व की अवधारणा निम्न कारणवश तर्कसंगत है। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है अपन को, पेशेवर प्रबंधन, नवीन सामाजिक चेतना, कानूनी विधानों, स्वयं के अस्तित्व के संरक्षण के लिए। अब सही उत्तर का अपन चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं अपन क्या होगा कि एक व्यवसाय के सामाजिक जो दायित्व होता है उसकी अवधारणा निम्न कारण से तर्कसंगत होती है। देखिए क्या होता है सामाजिक दायित्व के रूप में, एक पेशेवर प्रबंधन का कार्य करना होता है, नवीन सामाजिक चेतना भी अपनाई जानी होती है, कानूनी विधानों का भी पालन करना होता है, और लास्ट में स्वयं के अस्तित्व के संरक्षण के लिए भी सामाजिक दायित्व की अवधारणाओं को पूरा करने के लिए ये प्रक्रिया अपनानी होती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस, यानी ये सभी चीज़ें सामाजिक दायित्व की अवधारणा के लिए करनी होती है। अगला क्वेश्चन है, सेवानिवृत्ति के बाद भी सेवानिवृत्त साझेदार। ये साझेदार अधिनियम वाला क्वेश्चन है जो आपके अकाउंट्स में भी काम आएगा और बिजनेस में भी थ्योरेटिकल रूम में काम आएगा। यानी जो साझेदार सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है, सेवानिवृत्ति के बाद भी सेवानिवृत्त साझेदार पर देयताओं की जिम्मेदारी बनी रहती है। यानी जो साझेदार रिटायरमेंट होने के पश्चात उसको ये छूट नहीं दी जाती है कि उसका दायित्व है सेवानिवृत्त होने के पश्चात पूरा हो गया हो, यानी उसका दायित्व है तब तक भी बना रहता है। अब वो तब तक कब बना रहता है कि देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है, यदि अदद राशि उसके ऋण खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, यदि वह सार्वजनिक सूचना नहीं देता, यदि वह और कहीं उसी प्रकार का कारोबार शुरू करता है, जब तक वह जीवित है सभी स्थितियों में जिम्मेवार बना रहता है। तो साथ ही उसका राइट आंसर होगा आपका, अगर कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है लेकिन वो कब तक जिम्मेदारी तक बना रहेगा, वो बना रहेगा अगर वह सार्वजनिक सूचना नहीं देता है। अगर उसने सार्वजनिक सूचना दे दी तो दायित्वों से मुक्त हो जाता है, और अगर उसने सार्वजनिक सूचना नहीं दी है तो वह दायित्वों के लिए जिम्मेदार बना रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी यदि वह सार्वजनिक सूचना नहीं देता है तो वह जिम्मेदार बना रहेगा। किसके लिए? लायबिलिटी के लिए। सेकंड आज क्वेश्चन देखते हैं 49, निम्न में से कौन से कथन विनिमय पत्र से संबंध है। जो विनिमय पत्र अधिनियम 1881 वाला है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है ये। अब इसमें देखते हैं विनिमय पत्र से संबंध है, लेखक ऋणी होता है, बिल के आदेशक तथा दायित्व गौण एवं सशर्त होता है, भुगतान करने के लिए बिना शर्त आदेश। अब इसमें देखते हैं कि इनमें कौन कौन से क्वेश्चन सही है। तो साथियों इसमें जो लेखक होता है वो ऋणी नहीं होता है, ये ध्यान रखें आप। इन चीज़ों को अपन जब चैप्टर स्टार्ट करें अच्छी तरह से बताएंगे लेखक क्या होता है। तो ये पहला वाला क्वेश्चन है, जो ऑप्शन दे रखा है 1 वाला, ये गलत है कि लेखक ऋणी नहीं होता है। अब अगला है कि बिल के आदेशक का दायित्व गौण एवं सशर्त होता है। जो बिल के आदेशक होता है, ड्रॉवर होता है, उसका दायित्व गौण एवं सशर्त होता है, ये राइट है। और अगला है भुगतान करने के लिए बिना शर्त आदेश होता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर वाला ऑप्शन, यानी 2 और 3 क्वेश्चन सही है। अब देखते हैं साथियों लास्ट वाला 50 वाला क्वेश्चन है 50 नंबर, कि एक पेशेवर धन प्रबंधक है जो समता पूंजी के एक पूल से जोखिम उठाकर निवेशों पर उच्च दर पर लाभ हेतु निवेश करता है, उसे क्या कहा जाता है। देखिए ऑप्शन दे रखा, उद्यम पूंजीपति, उद्यमी, व्यापारी, क्रेता। तो साथियों ऐसा व्यक्ति कौन होता है जो पेशेवर धन प्रबंधक है, जो समता पूंजी के एक पूल से जोखिम उठाकर निवेशों पर उच्च दर पर लाभ हेतु निवेश करता है। तो इस प्रक्रिया में जो कार्य किया जाता है उसको उद्यम पूंजीपति कहा जाता है, यानी वेंचर कैपिटलाइजिस्ट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी उद्यम पूंजीपति कहा जाता है उसे। ठीक है साथियों, आपको मैंने ये पेपर आया था आपका 2016 में, जब 4 अक्टूबर 2016 को एग्ज़ाम लगी थी, उसका पेपर है। तो आपको लेवल का पता लग गया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन हैं, किस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन बनने के चांसेज हैं। साथियों मैं ये बताना चाहूँगा कि जो 16 वाला पेपर था ना आपका व्यवसाय प्रबंध का, ये जो 2013 वाली भर्ती 2015 में लगी थी, उस पेपर की अपेक्षा कुछ हार्ड आया था। मतलब ये पेपर थोड़ा हार्ड पेपर है, लॉजिकल पेपर है। हालांकि इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ें अभी क्लियर हो जाएगी। तो 15 में इससे थोड़ा इजी पेपर था, उसमें इतनी गहराई से क्वेश्चनों को नहीं पूछा गया था। साथियों आपका पेपर सोल्व हो गया है। अब अपन आज से यानी आज दिनांक 25 अगस्त
2023 से व्यवसाय प्रबंधन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरा टारगेट है कि मैं आपके ये सब्जेक्ट लास्ट अगस्त तक कंप्लीट करवा दूँ। मैंने इसके नोट्स तैयार कर रखे हैं और आपको जल्दी से जल्दी ये सब्जेक्ट स्टार्ट करके इसको एंड कर दिया जाएगा। प्रत्येक चैप्टर वाइज आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा और उसके पश्चात में अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो साथ में बने बने रहिए हमारे साथ। आज से सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है साथियों, थैंक यू।